हेलो एवरीवन। देखिए इतिहास के कालक्रम के अनुसार जो चल रहा है, हमने आपको पहले प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल पढ़ाए, जैन धर्म पढ़ाया, बौद्ध धर्म पढ़ाया, महाजनपद पढ़ाए, मौर्य काल पढ़ाए। उसी इतिहास के कालक्रम के अनुसार आज है आपका गुप्त वंश। देखेंगे गुप्त वंश क्या है, इसके डिटेल इनमें राजाओं की चर्चा करेंगे, इनके जो शिलालेख हैं उनकी चर्चा करेंगे और इनकी जो उपलब्धियां हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो गुप्त काल है ये भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग कहा गया क्योंकि इसमें विज्ञान की जो प्रकाष्ठा रही चरम पे रही, जो गणित का जो ज्ञान रहा वो चरम पे रहा, संस्कृत के विद्वान बड़े बड़े हुए। यानी कि इस काल में देखेंगे कि जो उपलब्धता है सबसे बड़ी है। आपको विक्रम जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय मिला, तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, वैद्य आपके और गणितज्ञ मिले हैं, ये गुप्त काल की ही देन है। तो इसलिए भारत के इतिहास में गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्णिम काल, स्वर्ण युग। ठीक है। और हम बता दें कि ये आपको जो प्रश्न है सारे वनडे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये 19 से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको गुप्त काल बहुत बड़ा है, आपको पढ़ने के लिए उसे बुक तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आप एक संक्षेप में उसका ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं और अपने आप नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गुप्त काल। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? गुप्त काल का जो संस्थापक कौन था इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए गुप्त काल का जो संस्थापक पे दो मतभेद है। मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि जो माना जाता है कि जो श्रीगुप्त है उसने गुप्त वंश की स्थापना किया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक और श्रीगुप्त को माना जाता है ये पहला संस्थापक था इसका, क्योंकि जो सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल की, जो प्रसिद्धियां हासिल की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने हासिल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ये अलग है। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका श्रीगुप्त। लेकिन यही पूछ दे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ही शासक था, ये भी एक महान शासक रहा और इसी के काल को कहा जाता है स्वर्णिम काल। किसके काल को? समुद्रगुप्त के काल को कहा जाता है स्वर्णिम काल। देखिए पहले मैंने तो वंश बताया, वंश में जो राजा थे उन राजाओं में जो है समुद्रगुप्त को बोला गया था, उसके शासनकाल को बोला गया था स्वर्णिम काल। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? आप कहेंगे तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इजी है लेकिन कोई डिटेल में पढ़ता नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसने किया था कुमार देवी से शादी। कुमार देवी एक लिच्छवी राज्य था, उसकी एक उनकी वहाँ की राजकुमारी थी और उनसे शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका है कि समुद्रगुप्त का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? जो समुद्रगुप्त है उसका विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है? ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में है, आज इलाहाबाद में है। आज उसका नाम प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये कहाँ था? इलाहाबाद में था, यानी प्रयागराज में था। और प्रयाग प्रशस्ति को किसने पढ़ा पहले, किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। ठीक, अब देखते हैं आपका नासिक शिलालेख। इसमें बात किया गया है नासिक शिलालेख। नासिक शिलालेख जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक शिलालेख हंथी की गुफा आपका जो उड़ीसा में है, जो हाथी की गुफा है, हाथी की गुफा जो है, हाथी गुफा शिलालेख जो है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। एक खारवेल राजा ने इसको बनाया था और खारवेल राजा जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो खारवेल राजा ने लिखवाया था आपका हाथी गुफा शिलालेख। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पूछा जाता है कि हाथी की गुफा जो है शिलालेख उसका प्लेस क्या है, जगह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ है आपका गुप्त काल में कौन सा कर प्रमुख रूप से लिया जाता था? गुप्त काल में कौन सा कर प्रमुख रूप से लिया जाता था? देखिए हम आपको पहले वीडियो में बताया था, किसी भी राज्य को, किसी भी वंश को, किसी भी साम्राज्य को बढ़ने के लिए आपको कृषि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि खाद्य पदार्थ इसके जीवन में कितनी मतलब बहुमूल्य है। वो अगर वही नहीं रहे तो जीवन संभव ही नहीं है। तो कोई भी राज्य जो भी वो आगे बढ़ा है, डेवलप हुआ है, तो कृषि को उसने बहुत बढ़ावा दिया है। चाहे आप मगध साम्राज्य देख लीजिए, मगध क्या था? मगध वही था, कृषि से प्रफुल्लित था। चारों तरफ वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टियों से जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते थे उन्हीं को सेल करते थे और समृद्ध हुआ। तो यह भी यही है कि गुप्त काल में जो प्रमुख कर जो था ना वो कृषि कर था, यानी कि भूमि कर था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, भूमि पे।
आज भी देखेंगे कि जो भूमि का जो पैमाइश है होती रही है और उसकी मार्केटिंग होती रहती है, और आज की जो भूमि है काफ़ी वैल्यूएबल हो चुकी है, क्योंकि आज महंगाई के दौर में भूमि सबसे महंगी है। तो क्या गुप्त काल में कौन सा कर प्रमुख था? तो भूमि कर था। ठीक, अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखेंगे भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को ही कहा गया भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपका, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? देखिए अभी आपको बताया कि इलाहाबाद जो है क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो था जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, समुद्रगुप्त ने लिखवाया था इलाहाबाद का स्तंभ लेख। अगला है आपका, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रतापी शासक और महान शासक में थोड़ा सा अंतर है। महानता यह है कि उनके काम से उनको महान माना गया, और प्रतापी का मतलब कि वो वीरता में काफ़ी कौशल हासिल था उसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान से समझेंगे तब अंतर है, बाकी तो आपको अगर कैजुअली लेंगे तो दोनों बराबरी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सबसे प्रतापी शासक था, क्योंकि इसके जो कहते हैं ना कि ये न्याय का प्रतीक था ये, क्योंकि ये कोई गलत न्याय नहीं किया आज तक, और इसी को बोलेगा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, न्याय की जंजीर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर है आपका, कौन सा सिक्का गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रचलित था? कौन सा सिक्का गुप्त साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था? देखिए जब आपको हम स्वर्णिम काल कहे हैं कि गुप्त काल को बोला गया स्वर्णिम काल, तो स्वर्णिम काल क्यों रहा होगा? क्योंकि ये तो स्वर्णिम तो मतलब मान रहे कि सोना काफ़ी उपयोगी धातु है, तो कुछ तो अच्छा रहा होगा। तो क्या था? सोने के सिक्के चले थे यहाँ। अब ये सोच लीजिए कि जिस राजवंश में सोने के सिक्के चल रहे हों तो क्या कितना वो समृद्ध रहा होगा। तो वही है कि कौन सा जो है कौन सा सिक्का गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रचलित था? तो आपका सोने का सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा से अलग से लिए गए हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गया है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साहस और वीरता को देखते हुए उसने अखंड भारत के राजा होने का जो है प्रण लिया था, और उसने एक ग्रामीण लड़के को अखंड भारत का राजा बनाया। ठीक है, आज जो अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो ये कौटिल्य की ही देन थी। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर आपका कि गुप्त शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था? देखेंगे जो गुप्त शासक थे उनके जो धार्मिक दृष्टिकोण क्या थे? तो वो थे आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये एक सनातन धर्म का एक परंपरा है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसमें भी सवाल पूछे गए, ऐसा नहीं है कि आप सनातन धर्म मार सकते हैं, नहीं। वैष्णव धर्म की भी जो मानने की जो विधियां हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देखेंगे कि जो शैव धर्म की मानने की विधियां थोड़ी सी डिफरेंट है तो सनातन धर्म ही, लेकिन उनके जो पद्धतियां हैं वो थोड़ी सी बदली हुई हैं, तो उस पद्धतियों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सनातन धर्म मार के चले आएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, नहीं, आपको मानना पड़ेगा वैष्णव धर्म ही मानना पड़ेगा। अगर यहाँ शैव धर्म आ जाएगा तो शैव धर्म ही गलत हो जाएगा, आपको वैष्णव धर्म ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पद्धतियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं वो अलग अलग होती हैं। अब देखते हैं आपके, अब आपका है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर है कि चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री जो फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था सर, चंद्रगुप्त द्वितीय के में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो चीनी यात्री जो फाह्यान था वो किसके शासनकाल में आया था? और तो उसने आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और उसने बताया कि भारत इतना समृद्ध है, इतना अपने लेख में लिखता है कि मैंने पूरी दुनिया घूमे हैं और पूरी दुनिया में भारत जैसा समृद्ध हमें देश कोई नहीं मिला। तो पूरी दुनिया का सबसे समृद्ध देश बताया था फाह्यान ने भारत को। किस समय? गुप्ता पीरियड में जब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे सिक्के सोने के चलते हों वो कितना समृद्ध रहा होगा। तो वाकई में स्वर्णकाल रहा। स्वर्णकाल सिक्के से ही नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक भी जो अपर लेवल पे थी, और आपका डॉक्टर भी अपर लेवल पे थे, आपके गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जो थे, इसी समय इन्होंने गणित के महान कहने जाने वाले आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। तो तब जाकर इनको स्वर्णकाल कहा गया, ना कि सिर्फ पैसे की वजह से, ज्ञान भी था और पैसा भी दोनों था, तब इनको भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया गुप्ता पीरियड को।
यानी कि गुप्त पीरियड को। आगे देखते हैं आपका 12 नंबर, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर बी, आज का पटना। आज का पटना जो था गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, अगला देखते हैं, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सोना। सोने कैसे चले थे? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सोना। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से भी जाना जाता है? मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रगुप्त को बोला गया न्यायदाता। तो न्यायदाता कौन था? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो आपका देख रहे हैं कि ना, देखिए गुप्ता पीरियड में सब कुछ हो रहा है सर। जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का महासागर, कहते हैं कि उसकी जो स्थापना हुआ था वो किया था कुमार गुप्त प्रथम ने। और ये गुप्ता पीरियड का ही गुप्त काल, मतलब गुप्त वंश के ही एक राजा थे। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो गुप्त साम्राज्य को जो है स्वर्णिम काल कहा गया है, तो इसका रीजन रहा है कि शिक्षा भी, वैद्य भी और धन भी तीनों अपर लेवल पे था। इसीलिए फाहियान लिखता है अपनी कहानी में, कि अपनी कहानी में इसीलिए लिखता है कि जो मौर्य जो भारत है वो इस समय सबसे दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। उसने हर गली गली में देखा था भारत की समृद्धता को। आगे देखते हैं, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। आपका 16 नंबर है कि गुप्त युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? गुप्त युग की शुरुआत जो है किस वर्ष से मानी जाती है? 320 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 320 ईस्वी से माना जाता है कि गुप्त वंश की शुरुआत होती है, गुप्त युग की शुरुआत होती है, और पहला शासक थे आपका श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आपका है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक थे आपके दंडी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दंडी थे आपके 10 कुमार चरित्र के लेखक। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? आपके दंडी थे। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर आपका है कि गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? गुप्त काल का जो समाप्त है, या फिर कह सकते हैं कि पतन जो है वो किस के आक्रमण से हुआ था? तो वो थे आपके हुण। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हुणों के आक्रमण से जो है गुप्त वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका है, अजंता गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? जो अजंता गुफाएं थी आप देखते हैं तो गुप्त काल का ही देन है, तो गुप्त काल के समय ही वो बनाई गई थी। तो आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अजंता गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्ता पीरियड। तो 19 का बी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर आपका, कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? जो कालिदास थे किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? देखिए हम कह सकते हैं कि, देखिए हम बोले आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला गया कि न्याय का देवता। ठीक, यानी कि विक्रमादित्य। तो जिस न्याय का देवता कैसे बन पाएंगे आप? जब आपके आसपास जो आपकी मंत्रिमंडल होगी वो भी महान होगी, तभी तो। ऐसा थोड़ी है कि आप राजा अच्छे बन पाएंगे तो आप अच्छे हैं तो आप अच्छा न्याय कर पाएंगे, नहीं। आपकी जो मंडली होती है, जो प्रधान जो मंडली होती है, न्यायिक मंडली हो गई, आपकी दंड मंडली हो गई, रक्षा मंत्री मंडली हो गई, जो मंडलियां हैं अगर वो बेहतरीन होगी तभी जाके आप एक अच्छे राजा भी बन पाएंगे। तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे कालिदास। कालिदास जैसे महान कवि जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही थे, उनके दरबारी कवि थे वो। ठीक, अब देखते हैं आपका 21 नंबर। 21 नंबर है, कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम, ये सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे कालिदास जी ने। ठीक है, अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किसने किया? जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किसने किया था? तो हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो हरिसेन ने ही लिखा था। तो वहीं पता चलता है कि समुद्रगुप्त के विजय का अभियान किसने किया था? तो हरिसेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर आपका है कि गुप्त काल में किस खेल का प्रचलन था? गुप्त काल में किस खेल का प्रचलन? देखिए आज के जो आप देख रहे हैं हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी, ये सब छोड़िए, उसमें राजा हुआ करते थे और शतरंज खेला करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आप आंसर दे सकते हैं। तो गुप्त काल में किस खेल का प्रचलन था? तो शतरंज का था। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये थे धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, धन्वंतरी थे प्रमुख
प्रसिद्ध मतलब चिकित्सक, धन्वंतरी। देखिए हम स्वर्णिम काल के लिए फिर बोलेंगे, स्वर्णिम काल तभी कहा जाएगा जब आपके पास वैद्य अच्छे हों, जब आपके पास न्याय व्यवस्था अच्छी हो, आपके पास धन अच्छा हो, आपके पास विज्ञान की तकनीकी अच्छी हो, तो सब कुछ था गुप्ता पीरियड में, इसलिए बोला गया भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल। अगला देखते हैं, गुप्त काल के विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध थे। देखिए आ गया, क्वेश्चन ही आ गया। गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध कौन थे, तो ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और आर्यभट्टियम लिखे थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टियम, ठीक है। जबकि बरामहीर भी इन्हीं के काल में रहे, गुप्ता पीरियड में ही रहे, आपके ब्रह्मगुप्त भी इन्हीं के पीरियड में रहे, ठीक है। तो ये महान महान जो कवि आप देख रहे हैं ना, सब ये गुप्ता पीरियड में ही रहे हैं। अगला देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी से युद्ध किया था। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी से युद्ध किया था, तो ये हुण, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हुणों से आक्रमण मतलब युद्ध किए थे, और इसने तो इन्होंने तो जीत लिया था, स्कंदगुप्त ने तो जीत लिया था हुणों को, लेकिन बाद में हुणों ने ही इनको हरा दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपका, विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये सब गलत है, इसमें से कोई नहीं किया था, ये गलत है। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पाल वंश के राजा धर्मपाल ने, ठीक है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय, कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने आता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, और लगभग 1.5 साल तक वो किताबें जलती रहीं। आप ये सोच सकते हैं कि जो पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला हब था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना होती है गुप्ता पीरियड में, गुप्त वंश के राजाओं ने, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाता है। अगर आज हो रहता तो शायद भारत की, सच में कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनता, तो बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अपने ज्ञान को फिर अर्जित करना है, जो हमने अपने प्राचीन भारत में अपने ज्ञान को जितना बढ़ाया था, जो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे, ठीक। अब देखते हैं आगे, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य गुप्त काल में लिखा गया था। कौन सा जो साहित्य है गुप्त काल में लिखा गया था, तो देखिए गुप्त काल में जो लिखा गया कहानी है, ये थोड़ी सी काल में लिखा गया था पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये सभी नहीं हो सकता, महाभारत नहीं है, रामायण नहीं है, आपका पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कौन साहित्य गुप्त काल में लिखा गया था, तो पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकारी कहाँ पाई गई। गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकारी कहाँ पाई गई थी, आपका अजंता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकारी कहाँ पाई गई थी, तो अजंता में। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी। देखिए स्वर्ण युग की संज्ञा जो दी थी ना, ये जिनमें से कोई नहीं है, ये गलत है, के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी ने बोला था कि जो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग किसने बोला था, तो के.एम. मुंशी ने बोला था गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग। तो ये वीडियो यहीं तक रही, 30 क्वेश्चन रहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डिटेल जानने के लिए आपको तो गुप्त वंश पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।